सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको आपके फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सोल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स को बहुत इजी लैंग्वेज में समझ पाए और साथ ही में फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सो अब जो हमने अपना नया सेशन या अपना नया एक टॉपिक स्टार्ट करा है वो है क्लास 10 की फिजिक्स को। फिर हम क्लास 10 की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर हम क्लास 10 की बायो को पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से हम पूरी क्लास 10 की साइंस की बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 10 की फिजिक्स का एक क्लास 10 की फिजिक्स का टॉपिक, जो 26 चैप्टर, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। वो हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अगर आप अपने आसपास बल्ब को देखेंगे तो बल्ब को जलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अगर आप फैन चलाएंगे तो फैन चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हम सबकी लाइफ का। तो इसको पढ़ने का हमें क्या बेनिफिट है। देखिए, जब हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो इसके पढ़ने से हमें एक बेनिफिट मिल सकता है क्या कि अगर हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे हम अपने आने वाली लाइफ को आसानी से बहुत इंजॉय कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि हमारे पास दो फैन है और एक फैन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक फैन का रेजिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली बात, हम किस फैन का इस्तेमाल करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? जिसका रेजिस्टेंस कम है वो करंट ज्यादा बनाएगा और ज्यादा एनर्जी हमें दे सकता है। तो जिसको इस चीज की बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो इजीली अपने डिसीजंस को ले सकता है कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। तो जब हम कभी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, जो मैंने भी आपका एग्जांपल दिया है बहुत आगे का एग्जांपल है, लेकिन जो हमें बेसिक्स पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10 में, वो हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम इस अपने सेशन में पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ आपका जो भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स आएगा, जो भी आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स या एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे, उनको हम साथ साथ करते हुए चलेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी फील ना हो फिजिक्स पढ़ने में। उसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ उसको आप अपनी एक रफ कॉपी या फिर कोई भी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 110%, लेकिन अगर आप उसको दोबारा रिकॉल करोगे तो आपको नहीं आएगा, फिर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। वो भी गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप साथ साथ कॉपी पर लिख लोगे तो आपको दोबारा कॉपी पर लिख के और बस दोबारा वीडियो देख लो और सारा काम फिनिश। ठीक है, तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम कभी, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के शायद ही हम जी पाए अब इस करंट सिनेरियो के अंदर। तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका मतलब क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि करंट होता क्या है। तो अगर मैं आपको जनरली भाषा में बताऊं एक करंट का मतलब क्या होता है। एक करंट एक ऐसी चीज होती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ पानी, पानी जो नदियों में बहता है, पानी एक आज के दिन कहीं और होगा, कल के दिन वो कहीं और होगा, तो हम उसको बोल देंगे वाटर करंट। वाटर करंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो लगातार मूवमेंट में है। जब कोई भी चीज मूवमेंट में होती है उसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। सिमिलर एग्जांपल हम एयर के साथ भी कह सकते हैं। जब कभी हवा चलती है तो हवा एक पॉइंट पे, एक फिक्स टाइम पे कहीं और होती है, फिर दूसरे फिक्स टाइम पे वो कहीं और होती है, तो उसको भी हम करंट बोल सकते हैं। पर उसको हम क्या बोलेंगे? विंड करंट या फिर एयर करंट। तो कहने का मतलब, करंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज एक पर्टिकुलर मोशन में आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? करंट। अच्छा, अगर वही चीज पानी के साथ होगी तो हम उसको बोल देंगे वाटर करंट। वही चीज हवा के साथ होगी तो हम बोल देंगे एयर करंट। वही चीज अगर हीट के साथ होगी तो हम बोल देंगे हीट करंट। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल लू चलती है ना, वो एकदम से सर्दी को गर्मी में कन्वर्ट कर देती है, या फिर आपको एकदम से गर्मी लगने लग जाती है, तो वो क्या है, एक तरीके का वो भी तो करंट ही है। वो क्या है? हीट करंट। ऐसे कोल्ड करंट, गर्मियों में हवा चलती है ठंडी हवा, तो वो क्या हो जाती है? कोल्ड करंट। तो सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अगर वो कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करेगा तो उसे कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा जाने में भी, चाहे वो एक सेकंड हो चाहे वो एक माइक्रो सेकंड क्यों ना हो। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, एक तो चार्ज होना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो एक तरह से दूसरा फ्लो होता है। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? टाइम। तो टाइम क्या, जब कोई भी एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ टाइम भी लगाएगा। तो अगर हमारे इलेक्ट्रिक करंट का हम कोई भी डेफिनेशन बना रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक चार्ज होता है, एक चार्ज होगा हमारे पास और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करेगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब, जब हम कभी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करवा देंगे और वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो उसको क्या नाम देंगे हम? करंट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक हमारे पास एक चार्ज है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रहा है और वो टाइम नहीं ले रहा, एक सेकंड के बाद भी यहाँ था और एक सेकंड के बाद भी यहाँ है, तो उसको हम करंट नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्लो नहीं हो रहा। जब कभी भी चार्ज फ्लो होता है वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, उसको हम बोलते हैं करंट। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक करंट में दो चीजों की बहुत जरूरत, मतलब ज्यादा जरूरत है लिखने की। क्या?
सबसे पहला हमारा फ्लो ऑफ चार्ज, एक हमारे पास चार्ज होना चाहिए, और दूसरा है कि वो एक फिक्स्ड टाइम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करना चाहिए। इतना आपको समझ में आया। अब इसमें दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सेल को एक सर्किट से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बहुत सारी कीज होंगी या जिसको आप स्विच बोलते हैं, उसका काम क्या होता है? वो एक बल्ब के वायर को एक मेन लाइन के वायर से कनेक्ट करता है। कहने का मतलब एक मेन लाइन का वायर है जिसमें करंट है और एक बल्ब है जिसमें करंट नहीं है, तो वो बल्ब के वायर को मेन लाइन के वायर से कनेक्ट करेगा। तो अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर वो कनेक्ट कर देगा तो बल्ब जल जाएगा। तो कहने का मतलब जब हमारा मन होगा तो हम उन दोनों वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, जब हमारा मन नहीं है हम दोनों वायर को अलग कर सकते हैं। तो वो काम किसका होता है? स्विच का। अब वो जो मेन लाइन वाला वायर आ रहा होगा वो किसी न किसी बैटरी में से तो आ रहा होगा। तो स्विच की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए इस हिसाब से? इट इज अ डिवाइस विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन बैटरी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा डिवाइस होता है, स्विच एक डिवाइस ही तो है, जिससे हम किसी भी सेल को या फिर किसी भी बैटरी को एक सर्किट से ज्वाइन कर सकते हैं। सर्किट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वो वाला बल्ब, और हमारा बैटरी क्या हो गई? वो जो लाइनिंग वाला वायर था, जो मेन वायर था वो हो गया, और स्विच का हो गया उसका बीच वाला पार्ट। तो एक स्विच का काम करता है एक मेन लाइन के वायर को एक कंडक्टिंग वायर के एक सर्किट के वायर से क्या करता है? कनेक्ट। अच्छा, स्विच कैन बी ओपन एंड कैन बी क्लोज या फिर ऑफ एंड ऑन। ठीक है, अगर स्विच ऑफ है तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब है करंट नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है जो हमारी मेन वायर है या जो हमारी बैटरी है और जो हमारा सर्किट है वो भी बहुत दूर दूर है, उनमें कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो स्विच काम करेगा उस वाले कंडक्टिंग वायर को जिसके अंदर करंट है और दूसरा जो मेन सर्किट है उनको आपस में कनेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। तो ये किसका काम होता है? एक स्विच का। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी, स्विच, वायर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इसका मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब हम किसी भी एक बैटरी को लेंगे, एक वायर को लेंगे और एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब कुछ भी जो इलेक्ट्रिसिटी चलता हो, ठीक है ना। जब हम उनको एक साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। सो आई होप कि आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं होंगी तो प्लीज एक बार दोबारा वीडियो को दोबारा देखिए और इसको समझिए, क्योंकि बहुत बेसिक्स हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम करंट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और एक स्विच क्या होता है। तो अब हम डिटेल में थोड़ा करंट के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसका फॉर्मूला किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या फिर चार्ज का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अपनी डेफिनेशन के हिसाब से हमने पढ़ा, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब एक चार्ज फ्लो होगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसकी इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हम उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देखें। मुझे पता है करंट को आई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? जितना चार्ज हम फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में, वही क्या होता है? हमारा करंट। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, COULOMB। कूलाम की डेफिनेशन में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर आपको समझना क्या है भी, क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम, टी क्या होता है? टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जब कभी मैं कूलाम को सेकंड से डिवाइड करता हूँ वो क्या निकालता है? आई। अच्छा, आई की यूनिट क्या होती है? आई किसकी? आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो आई खुद की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। ठीक है। अच्छा, फिर अब हमने करंट तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा आपको ध्यान रखने है, इट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू अ नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपके पास घर में एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिमोट है और रिमोट के अंदर जो सेल गिरती है उसमें आपने कभी ध्यान दिया, एक तरफ पॉजिटिव लिखा रहता है, एक तरफ नेगेटिव लिखा रहता है। तो उस पॉजिटिव का मतलब है कि इसके इस वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव का मतलब इस वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप वहाँ एक बल्ब का छोटा सा कोई सर्किट ज्वाइन करोगे तो हमेशा करंट कैसे फ्लो होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू अ नेगेटिव टर्मिनल। ये तो बैटरी का केस हो गया। अगर वो आपसे बोल दे कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा तो करंट हमेशा उससे अपोजिट चलेगा। कहने का मतलब करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज का अपोज करता है, उसकी डायरेक्शन का। ठीक है। दूसरी बात, अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो करंट हमेशा उसका पीछा करता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर करंट हमेशा नेगेटिव का रिपेल करेगा तो पॉजिटिव का क्या करेगा? पीछे ही करेगा। तो हमेशा जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है तो करंट उसके पीछे पीछे फ्लो होता है, अगर कभी नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है तो करंट हमेशा उसके अपोजिट फ्लो होता है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है क्या, कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू अ नेगेटिव टर्मिनल फॉर अ बैटरी। दूसरी बात, इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरी बात, इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में कि बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पूरा गलत है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके इक्वेशन के बारे में, उससे हम कैसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, और साथ में ये पढ़ेंगे कि करंट की यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी से सोल्व करें उस वाले चैप्टर
तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में भी पढ़ा कि करंट का फ्लो क्या होता है, कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ी और डेफिनेशन या थोड़ी और डिटेल नॉलेज अबाउट करंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या था भाई, इलेक्ट्रिक करंट की हमें डेफिनेशन पता है, और हमने जब कभी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन निकाली थी हमने क्या बोला था, इट इज अ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब चार्ज फ्लो होगा एक टाइम में। टाइम की यूनिट हमें पता है सेकंड होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। अभी कूलाम शब्द क्या होता है अब हमें वो समझना है। मान लीजिए एक मेला कंसिडर करते हैं, एक मेले में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए एक मेले में तो हम उसको बोलते हैं कि एक मेला लग गया। ठीक है, ऐसे जब कभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, जब कभी क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो हमेशा रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, एक फिक्स मतलब एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो हम उसको बोल देते हैं कि एक कूलाम बन गया। क्या बन गया, एक चार्ज बन गया। ठीक है ना। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल क्वांटिटी में मिलेंगे, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपकी बुक में भी लिख रही है वाली बात कि एक कूलाम के अंदर 6 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब क्या कि 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर हम 10 के साथ 28 जीरो लगा देंगे, जब इतने इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, जब वो क्या बनाएंगे, केवल एक कूलाम का चार्ज। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, पर हमें याद करना पड़ेगा क्या कि एक कूलाम के अंदर 6 × 10 कितने होते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि अगर आपसे वो पूछ ले कि व्हाट इज अ यूनिट ऑफ 1 एम्पियर, सॉरी व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर की, हमें पता है करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है 1 एम्पियर की। अच्छा, अब एक बार बताओ, अगर आई की वैल्यू Q/T होती है, क्या होती है Q/T, और मुझे इस आई की वैल्यू को 1 बनाना है, क्या बनाना है, इस आई की वैल्यू को 1। अगर मुझे इस आई की वैल्यू को 1 बनाना है तो ऑब्वियसली बात है क्यू की वैल्यू क्या बनाना पड़ेगा 1, टाइम की वैल्यू क्या बनाना पड़ेगा 1, क्योंकि जब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, टाइम की क्या होती है सेकंड। तो मैं क्या इससे ये वाली डेफिनेशन नहीं बना सकता, जब मेरे कभी भी एक कूलाम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा और वो कितना टाइम लेगा 1 सेकंड का, जब मैं उसको क्या बोल दूंगा 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक, इट इज नोन एज करंट ऑफ 1 एम्पियर। कहने का मतलब अगर एक कूलाम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है 1 सेकंड, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट चल रहा है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ करंट की। ठीक है, इसके अलावा अब देखो एक चीज और है, क्या एक छोटा सा नुमेरिकल आपके एनसीईआरटी की बुक में है, शायद एक्सरसाइज में है ये वाला, कि अगर एक बल्ब है और वो 0.5 एम्पियर का करंट ले रहा है 10 मिनट तक, कितनी देर तक, 10 मिनट्स तक वो कितना करंट ले रहा है 0.5 एम्पियर का, तो आपको ये बताना है कि उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर वो करंट ले रहा होगा वाला बल्ब, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि बिना चार्ज के फ्लो करंट चलता नहीं है। तो हमें बताना है कि उसमें कितना चार्ज फ्लो हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, जब हमने करंट का डेफिनेशन पढ़ी थी तो आई इक्वल टू Q/T पढ़ी थी वाली बात, तो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या निकलेगा, इस T के मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, तो Q की वैल्यू क्या निकलती है, I इंटू टी। ठीक है, इजी है। आई की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर। ठीक है भाई, टाइम की वैल्यू कितनी है 10 मिनट्स, पर हमें गलती नहीं करनी है, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब सुनो, 10 मिनट्स में है, किसमें, मिनट्स में, और हमने जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ी थी वो क्या होती है सेकंड। पहले हमें इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि 10 मिनट्स की मल्टीप्लाई 60 में करते ही क्या हो जाता है 600, क्या बन जाएंगे सेकंड। ठीक है ना, तो 600 कितने हो गए सेकंड, और ये बाद में हमारा कितना आंसर आएगा 300 कूलाम का। ठीक है, तो ये कितने का आंसर आ गया हमारे 300 कूलाम। तो हमारे करंट की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी हमारे चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई है 300 कूलाम। तो जब अगर हमारा चार्ज 300 कूलाम है, और अगर आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इस 300 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया, चलो इसे आसान बनाते हैं। कैसे, हमें पता है कि एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो के अंदर कितने होंगे, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ की 2 की मल्टीप्लाई। तीन के अंदर कितने होंगे, 3 कूलाम के अंदर, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 300 कूलाम के अंदर कितने, तो यहाँ भी 300 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 300 की मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 300 कूलाम की बात करूं, तो उसमें क्या होंगे 6 × 10⁻28 इंटू 300 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं होंगे, तो कितना बन जाएगा 18 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या बन गए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने 300 कूलाम ऑफ CuLm बी। ठीक है ना, इतने चार्ज के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फिजिक्स में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई फिनोमिना समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर डिटेल अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको एक वीडियो बना के दूंगा, या फिर आपको एक उसका कंटेंट शेयर करूंगा, जिससे आपको वाला फिनोमिना आसानी से समझ में आ जाए और फिजिक्स को आप आसानी से समझ पाए। थैंक यू।